नाजरीन आदाब, मैं हूं इरफान रैना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जेके खास। जम्मू व कश्मीर गुज़श्ता 3 दहाइयों से मिलिटेंसी की मार झेल रहा है। नामसाइद हालात से यहां भारी जानी व माली नुकसान हुआ है। मिलिटेंसी के खिलाफ लड़ाई में जम्मू व कश्मीर पुलिस का काफ़ी अहम रोल है। अमन व कानून की सूरत हाल की बरकरारी से लेकर इनकाउंटर्स तक जम्मू व कश्मीर पुलिस हर महाज पे काफ़ी अहम रोल निभा रहा है। जम्मू व कश्मीर पुलिस की कोशिशों और शहादतों से अब यूटी में अमन व तरक्की की राह पर गामजन है। इस सब के लिए जम्मू व कश्मीर पुलिस ने लासानी कुर्बानियां दी हैं। इस वजह से जम्मू व कश्मीर पुलिस के जवान मिलिटेंटों की टारगेट किलिंग का सबसे ज्यादा शिकार हैं। जम्मू व कश्मीर पुलिस के जवान मुल्क और अवाम की सलामती के लिए हमेशा अपनी जानों का नजराना पेश करते आए हैं। इनकी अजीम कुर्बानियां का सिलसिला जारी है। आज प्रोग्राम जेके खास में इसी मौजू पर बात होगी। इससे पहले यह खास रिपोर्ट। ये वीडियो जम्मू कश्मीर पुलिस में बतौर एसपीओ काम करने वाले मुदस्सिर अहमद शेख ने अपनी शहादत के चंद रोज कबल ही सोशल मीडिया पर शेयर किया था। मुदस्सिर ने बाद में सही मायनों में वतन को दिल के साथ साथ अपनी जान का नजराना भी पेश कर दिया। बारामूला के करीरी निजीभट इलाके में हुए एनकाउंटर के दौरान मुदस्सिर ने शहादत हासिल की। इस ऑपरेशन में जैश ए मोहम्मद के 3 गैर मुल्की मिलिटेंटों को भी हलाक किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के साथ काम कर रहे एक एसपीओ मुदस्सिर ने फ्रंट फुट पर लड़ते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी। उड़ी से ताल्लुक रखने वाले मुदस्सिर की नमाज जनाजा में कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी के आगाज से ही पुलिस भी दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के शाना बशाना अपनी खिदमात बखूबी अंजाम देती आ रही है। शायद ये कहना गलत भी ना होगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने नामुसाइद हालात के दौरान सबसे ज्यादा कुर्बानियां पेश की हैं। पुलिस जहां आम जराइम, मंशियात और दीगर बिदत के खिलाफ सफेआरा है, वहीं मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशंस में भी इनका रोल सबसे अहम है। ये हमारे पुलिस फोर्स के बहुत ही बहादुर होनहार जवान थे। हम लोगों को बहुत दुख है, लेकिन इस टाइप के इनकाउंटर्स में हम लोगों को कोलेटरल डैमेज बर्दाश्त करना पड़ता है। ये पाकिस्तान टेररिस्ट जो काफ़ी अरसे से यहाँ पे एक्टिव था, ये यहाँ से जाके श्रीनगर में कोई बड़ी वारदात करने का अंजाम देने वाले थे। बारामूला पुलिस और आर्मी ने बहुत अच्छा काम किया है, इसको न्यूट्रलाइज करके एक बड़ा सा हादसा होने से रोक लिया है। शहीद मुदस्सिर की तरह ही पुलिस के दीगर शहीदों के लवाहिकीन भी अपने बहादुर बेटों पर फख्र महसूस करते हैं। उनका कहना है कि लोगों की जान माल की हिफाजत की खातिर पुलिस जवान अजीम कुर्बानियां पेश कर रहे हैं। कई शहीद जवान तो अपने घरों के वाहिद कमाऊ और वाहिद चश्मे चिराग थे। अपनी मेहनत से, अपनी डेडिकेशन से, अपनी पूरी जाबाजी से, अपनी बहादुरी से आगे बढ़ते गए। सो इनकी बहादुरी, इनकी जाबाजी, इनकी दलेरी देखने के बाद जो है हर लोगों ने कहा कि ये बंदे जो हैं बहुत ही एक अच्छे होनहार हैं। मुझे खबर मिली कि मेरा भाई शहीद हो गया। सो बहुत दुख और अफसोस हुआ, लेकिन प्राउड भी फील हुआ सर कि मेरे भाई ने इतनी बड़ी कुर्बानी अगर दी, इतना सेक्रीफाइस किया, तो उसकी कोई वजह थी। हमें इन पे बहुत बड़ा फ़ख्र है कि इन्होंने अपनी जान जो है वो देश के लिए नशवर की है। ये बड़े होनहार जवान थे और इनका जज्बा जो था वो हमेशा, जब से इन्होंने पुलिस में ज्वाइन किया था तब से इनका ये जज्बा था कि मैं अपने देश के लिए कुछ कर दिखाऊं। लिहाजा आज 6 साल नौकरी होने के बाद आज इन्होंने अपना वो जज्बा कर दिखाया और हम उस जज्बे को पूरी अपनी जितनी भी उनकी ये कौम है, पूरा अपना हिंदुस्तान है, आज उनको सलाम करता है कि जिस तरह से मेरे बच्चे ने अपने फ़र्ज़, अपनी ड्यूटी निभाई
और हजारों लोगों की जान बचाई, तो इस पर मुझे बहुत ही बड़ा फख्र है। उसकी जो शौक थी कि मैं कब पुलिस यूनिफॉर्म पहनूं और लोगों की खिदमत करूं, वो इसने अपनी ड्यूटी निभाई। तो इसकी ज़िंदगी इतनी थी, ये अल्लाह ताला की तरफ से इसका लिखा हुआ था। इसकी मौत इसी तरह से अल्लाह ने लिखी थी जो इसकी मौत हुई। तो शुक्र है अल्लाह का इसमें, और अल्लाह ताला ने अपनी अमानत जो है वो वापस ले ली। एलजी मनोज सिन्हा समेत कई आला ओहदेदारों ने शहीद मुदस्सिर के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया। जम्मू कश्मीर अब तेजी से अमन व तरक्की की राह पर गामजन है। इसके लिए पुलिस काफी अहम किरदार अदा कर रही है। इस दौरान पुलिस के जवानों की शहादत को याद रखना हम सब की जिम्मेदारी है और शहीदों के अहले खाना की फलाह व बहबूद में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी जानी चाहिए। इन शहीद जवानों की शहादत को हम सबका सलाम। उड़ी बारामूला से सज्जाद हुसैन की रिपोर्ट। हमारे साथ इस प्रोग्राम में जो मेहमान जुड़े हैं, हम उनसे आपका तारुफ करवाते हैं। एसपी वैद डीजीपी जेकेपी हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ शहीद संजय कौल के वालिद राजनाथ कौल जी जुड़े हैं और मनोज कौल एडिटर जम्मू कश्मीर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का इस प्रोग्राम में खैर मकदम है। तो मेरा पहला सवाल एसपी वैस जी से है कि आए दिन आप देख रहे हैं कि बहुत सारे वाक़ात जो हैं जम्मू कश्मीर में अब जो ऑफ ड्यूटी जो फोर्सेस के लोग हैं उन पर लगातार जो है वो प्रहार कर रहे हैं, ये मिलिटेंट्स दहशतगर्द कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस की एक तारीख है। पिछले 30 सालों से भी ज्यादा वक्त हुआ पुलिस जिस तरह से इससे जूझ रही है टेररिज्म से, और एक बैकबोन है एंटी टेरर ऑपरेशंस की। और यही कारण है कि जो आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर पुलिस को टारगेट बनाया जा रहा है, क्योंकि जो पार हैंडलर्स बैठे हैं डीप स्टेट पाकिस्तान के, वो इस अहम रोल को जानते हैं। और वो कायराना अटैक देख, जब कोई छुट्टी पे जा रहा हो, कोई घर में आया हो, कोई बच्ची को ड्रॉप करने जा रहा हो, उन जगहों पे इनको, क्योंकि इनका मुकाबला सामने से वो कर नहीं पा रहे और उनका अपना नुकसान ज्यादा होता है। तो आपने देखा टारगेट किलिंग में भी हमारे पुलिस के जवानों को ये हिट कर रहे हैं, जबकि लड़ते हुए बहादुरी से बहुत सारे हमारे जवान शहादत पाते हैं। जैसे आप अभी उड़ी के हमारे एक साथी की बात कर रहे थे, मुदस्सिर शेख की बात कर रहे थे, कितनी 1600 से ज्यादा शहादतें जम्मू कश्मीर पुलिस दे चुकी है। मेरे ख्याल नंबर अब 17 को टच कर रहा होगा। और कितने ही उसमें एसपीओस अपनी जान, और वो सारा पूरे परिवार को पालने वाला, चलाने वाला वो अकेला होता है। लेकिन उसकी बहादुरी देखो। फर्क ये है आर्मी और पैरामिलिट्री के जवान में और जेएनके पुलिस में। आर्मी और सीआरपीएफ या बाकी पैरामिलिट्री का जो लड़का आता है वो 3 साल की ड्यूटी के लिए आता है या 4 साल की ड्यूटी के लिए, जबकि जम्मू कश्मीर पुलिस का जवान पूरे 30 साल इस लड़ाई में जूझता है। दूसरा, उसके बच्चे यहाँ रहते हैं, उसके परिवार यहाँ रहते हैं, उसको यहाँ अपनी बेटी को स्कूल छोड़ना है, उसकी बीवी ने बाजार जाना है, उसके घर में छुट्टियों पे जाना है। हम इसे रिवॉल्वर टेररिज्म कह सकते हैं सर, कि अब तो जो ये शिफ्ट हो रहा है, ये चेंज कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेटजीज चेंज कर रहे हैं, मिलिटेंसी में जो है काफी चेंज आ रही है। या तो ग्रेनेड थ्रो कर रहे हैं अब, या तो पिस्टल टेररिज्म पर आ गए हैं ये लोग। बिल्कुल बिल्कुल, अब ऐसी हरकतों पे आए हुए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ इनका बुरा वक्त आने वाला है, क्योंकि अगर आपको याद होगा पंजाब में भी जब पंजाब पुलिस को टारगेट करना शुरू किया, तो जब पंजाब के लोकल लोग और पंजाब पुलिस को टेररिज्म ने किया, उसके बाद पंजाब की टेररिज्म खत्म हो गया। और इसी तरह का
मैं समझता हूँ आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर के लोग और जम्मू कश्मीर की पुलिस मिलकर इनको एक एक को चुन चुन के निकालेगी और खत्म कर देगी। मैं आपको रोकना चाहूंगा वैसा मैं आपको रोकना चाहूंगा एक जगह। जो एसपीओज हैं जो फ्रंट लाइन पे जाके लड़ते हैं मिलिटेंट्स के साथ, न्यूट्रलाइज करते हैं उनको, तो हमेशा आगे रहे हैं। हर किसी भी जो काउंटर इंटरजेंसी ऑपरेशंस होते हैं, जितने भी मिलिटेंट ऑपरेशंस होते हैं, तो इसमें जब ये शहीद हो जाते हैं, एक तो ये एसपीओज होते हैं, तो इनके अहले खाना तो फिर रास्ते पे आ जाता है ना। तो पुलिस ने क्या हिकमत अमली अपनाई है, जो डिपार्टमेंट है उसने, कि इनको आगे चलाने के लिए, इनकी रिहेबिलिटेशन के लिए, तो एक कोटा तो होना चाहिए ना कम से कम ऐसे लोगों का जो लड़ते हैं, जो आगे फ्रंट लाइन पे हैं, उनको परमानेंट किया जाए, मुस्तकिल किया जाए डिपार्टमेंट के अंदर। जी जी, ऐसा है कि एसपीओस का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है एंटी टेरर ऑपरेशन में। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जब 90 में ये शुरू हुआ टेररिज्म, तो जब एसपीओ स्कीम स्टार्ट हुई, आई थिंक लेट 90 में, या मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं ईयर की, तो उन दिनों एसपीओस को एक तो बहुत कम तनख्वाह मिलती थी, और दूसरा उनको पक्का होने का प्रोविजन नहीं होता था। और अगर कोई टेररिज्म में मारा जाता था, उसके अहलकार को, उसकी वाइफ को या उसके भाई को या बच्चे को जॉब नहीं मिलता था। तो लेकिन हमने गवर्नमेंट से उस वक्त जो भी सरकार रही, उनसे ये सारे मसले टेक अप किए। आज एसपीओ अगर शहादत पाता है लड़ाई करते हुए, या टेररिज्म में उसकी शहादत होती है, तो उसके एक फैमिली मेंबर को सरकारी जॉब मिलता है, उसको जो भी उसमें एक्सग्रीशिया ड्यू होता है, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स में पैसा मिलता है। पिछली बार हमने यूनियन गवर्नमेंट जब डायरेक्टली इन्वॉल्व हुई, तब भी इनके पैसे बढ़वाए, और ताकि, क्योंकि आजकल बहुत महंगाई है, पैसे की वैल्यू नहीं है, तो इसलिए ये जरूरी था। आज एक पुलिस का जवान शहादत पाता है तो उसको 70-80 लाख रुपया टोटल उसकी वाइफ को मिलता है या उसके बच्चों को मिलता है, और एक फैमिली मेंबर को जॉब मिलता है, और उसको परमानेंट जॉब मिलता है, और फैमिली पेंशन उसकी वाइफ को टिल जब तक उसने रिटायर हो जाना था तब तक उसको फैमिली पेंशन मिलती है। वैसे साहब हमारे साथ मनोज कौल जी जुड़ गए हैं। मनोज कौल जी, आप क्या कहना चाहेंगे एसपी वैद साहब? मेरा वैद साहब, मैं आपसे एक ही सवाल है, ये कि अभी हमने देखा कि पुलवामा में कुछ दिन पहले एक पुलिस कांस्टेबल को शहीद कर दिया गया था, और कल या आज सुबह जो एनकाउंटर खत्म हुआ, कल शुरू हुआ था, उसमें 2 मिलिटेंट्स मारे गए हैं, और आईजीपी ने ये ट्वीट करके बताया है कि वो उसके कत्ल में मुलविस थे, यानी उनके कत्ल के बाद उन मिलिटेंट्स को मार दिया गया। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि जिस तरह की टारगेट किलिंग्स हो रही हैं, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, खासतौर पर आज हम पुलिस एहलकारों की ही बात करेंगे, कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस ग्रेड उतना स्ट्रांग नहीं है, जहां पहले ही ये पता चल जाता कि अगर मिलिटेंट कोई वारदात अंजाम देने जा रहे हैं, उससे पहले ही कुछ इनपुट्स आते और उन वारदातों को रोका जा सकता था। वैद साहब, देखिए, ऐसा है कि मैं इसमें थोड़ा मानता हूं कि चूक होती है, क्योंकि ये ऐसी लड़ाई है जिसमें आपको ये अंदाजा करना कि अगला कदम टेररिस्ट का क्या होगा, क्योंकि इनिशिएटिव उनके हाथ में है। वो कौन सी वारदात करने वाले हैं, उनके दिमाग में क्या सोच चल रही है, इसको भापना इतना आसान नहीं है। हालांकि जे&के पुलिस का नेटवर्क बहुत अच्छा है, ह्यूमन इंटेलिजेंस, हमें 99% केसेस अवर्ट हो जाते हैं जो आपके नोटिस में नहीं आते। 99% केसेस हमें पहले पता चल जाता है, वो पब्लिक डोमेन में नहीं आते, उनको पता नहीं चलता ये इनको अवर्ट किया। लेकिन 100 में से कोई एक ऐसा हादसा हो जाता है जो आपके नोटिस में नहीं आता, वरना जे&के पुलिस कभी भी नहीं चाहेगी उसका अपना मेंबर शहादत पाए और वो अपनी जान खो बैठे। और टेररिस्ट का क्या नेक्स्ट मूव है, ये भापना आजकल के जो हाइब्रिड टेररिज्म चल रहा है उसमें बहुत मुश्किल है ये। और मुझे खुद याद है जब मैं सर्विस में था, कई जानें बचाई, कई, जहां हमें इंटेलिजेंस पहुंचती थी किसी भी सोर्स से,
ह्यूमन इंटेलिजेंस से या टेक्निकल इंटेलिजेंस से कि उसको टारगेट करने वाले, हम पहले ही उस पर कदम लेते थे। लेकिन यस, आजकल किलिंग हो रही है। मैं समझता हूँ इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसकी ये भी है कि इनको, लड़कों को ये ब्रीफिंग होनी चाहिए प्रोटेक्टिव, अपने आप को बचाने के लिए क्या क्या करना है। जैसे आपको सेम रूट नहीं लेना चाहिए, अगर आप इस रास्ते से गए वापस उस रास्ते से नहीं आना चाहिए। अगर आपको घर जाना है तो आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए छुट्टी मत जाइए। आपको मिलना है तो रिश्तेदार को अपने दफ्तर बुला लीजिए, खासकर वो लोग जो ऑपरेशंस में इन्वॉल्व हैं। तो ये बहुत सारे कदम लेना, अच्छा गए तो सरप्राइज जाना चाहिए, किसी को पता नहीं होना चाहिए। बहुत सारे क्या क्या कदम कर लेने चाहिए और क्या अवॉइड करने चाहिए, ये डूज एंड डोंट्स हम इशू करते हैं। वैद साहब, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। हमारे साथ राजनाथ कोल जुड़े हैं, जिनके बेटे शहीद हुए हैं, वो भी पुलिस में काम करते थे। राजनाथ कोल साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरह की वारदात हुई थी, क्या हुआ था जब आपके जो बेटे हैं उन्होंने शहादत दी थी, और उसके बाद से आज तक का जो सफर है आप कैसे काट रहे हैं और क्या हुआ था, ये बताइए राजनाथ सर। नमस्कार सबको। नमस्कार। 5 दिसंबर 2014 को हम सवेरे घर में जूनू बैठे थे। हमारा लड़का जो JKP में काम करता उड़ी में, तो फिर उसके हमको 11 बजे फोन आया था किसी ने प्राइवेट, उसने कहा सवेरे उधर उड़ी में एक मिलिट्री जो एक कैंप था उसमें अटैक हो गया था। तो अटैक होने के बाद वो फिर गश्त पर गए थे। गश्त पर जब गए, उसने देखा एक आर्मी एक अफसर उसको किसी ने गोली मार दी और सड़क पर ही था। तो फिर वो यहाँ से पुलिस चली गई थी, फिर उसने उसको उठाया, अपने कंधे पर उठाया तो रख लिया एम्बुलेंस में। जिस पर एम्बुलेंस में रखा था उसी वक्त एक अम्बुश होकर मिलिटेंट 4 आए थे। उन्होंने जो पुलिस गाड़ी से 3-4 जवान उतरे तो उनको अटैक किया। फिर लेकिन इस पर अटैक किया, हमारे लड़की को 2-3 गोलियां लगी, लेकिन 2-3 गोलियां लगने के बावजूद भी उसने 4 मिलिटेंट को उधर मारा। और हमें इस वक्त गर्व है कि उसने अपनी जान दे दी अपने मुल्क के खातिर। और ये हम खुशकिस्मत समझते हैं कि हम भी इस भारत देश के लिए कुछ करने के कुछ आए, और हम इन मासूम लोगों को जान बचाने के लिए। तो और फिर इसके बाद हम ठीक ठाक उसके बगैर ही दिन गुजार रहे थे। और हमें फख्र है कि हमारे लड़के ने अपने मुल्क के खातिर अपनी कुर्बानियां दी हैं, वो आन मान और शान के लिए, ताकि गरीब आवाम को दुख न पहुंचे। जी राजनाथ जी, हमें फ़ख्र है कि आपके बेटे ने जो शहादत दी और पूरे देश को मान है उन पे। लेकिन अभी जो आपकी हालात हैं घर के, क्या आप बताएंगे? इस वक्त SP वैद साहब भी हमारे पास में हैं जो साबिक DGP रह चुके हैं, तो वो भी उन तक भी ये बात पहुंचेगी आपकी कि अभी उनकी शहादत के बाद, उनके शहीद होने के बाद अभी आपके घर के हालात कैसे हैं, माली हालात कैसे हैं, कितनी सरकार ने आपकी सहायता की, मदद दी आपको? नहीं, पुलिस ने जितना मदद करना हो उसको जो इंसेंटिव पुलिस की तरफ से उनको, हमको पुलिस की तरफ से अच्छा ताउन मिल गया जी। पुलिस ने हमको मदद की है, हर जगह मदद की है। लेकिन बदकिस्मती उस वक्त जो SRO था उसमें से नौकरी दूसरे आदमी को मिली थी, लेकिन उन्होंने कहा, पुलिस ने कहा कि हम 4th क्लास से बढ़कर उसको कोई नहीं थी। मेरा दूसरा लड़का था, लेकिन हमने कहा 4th क्लास से ऊपर है, क्योंकि वो मास्टर डिग्री करके। हमने कहा ये 4th क्लास क्या नौकरी करेगी, एक धोबी या नाई क्या काम करेगा। फिर ऑटोमेटिकली फिर वो SSB के साथ कोर्स से निकल गए, वो दूसरे डिपार्टमेंट में चले गए। बस ये है। तो हम, मेरे 2 लड़के थे, एक तो हमने कौम के हवाले कर दिया, तो इस भारत माता के लिए, कश्मीरी कौम, जम्मू कश्मीरी कौम के लिए। तो बाकी दूसरा लड़का बाकी इस पर ठीक है, दिन गुजार रहे हैं। पुलिस की तरफ से हमको सब कुछ मदद मिल गया, जो इंसेंटिव पुलिस की तरफ था वो तो मिल गया जी। और इस वक्त टाइम टू टाइम जब ये अक्टूबर में इनकी वो दिन होता था, हमको बुलाते रहते हैं। हमको सिर्फ एक ग्रीवेंसेस हैं ये कि उनको जो ये मेडल मिलनी थी वो बारामूला में SSP के दफ्तर में है, लेकिन अब 6-7 साल हो गए वो भी नहीं मिल रहे हैं जी। SP वैद साहब, आपने बातचीत सुनी इनकी, संजय कौल, शहीद संजय कौल जी के वालिद साहब जो हैं राजनाथ कौल जी, वो कह रहे थे कि कुछ उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं जो पूरी नहीं हुई हैं।
तो क्या रीज़न हो सकती है, क्यों नहीं पूरी हो पा रही है 7 साल के बाद भी? राजनाथ कौल जी का सेंटिमेंट सुन के मुझे कितना फक्र होता है कि ऐसे देखिए कितना इनका देश की तरफ जज्बा है और बच्चा खोने के बाद भी वो जज्बा बरकरार है। और ये कह रहे हैं पुलिस की तरफ से इनको जो चीजें मिलनी चाहिए थी मिली, लेकिन इनको शायद एक वो था कि उसको पहले वो फॉलोअर लगवा रहे थे और बाद में इन्होंने फिर उसको रिक्वेस्ट करके शायद किसी सिविल महकमे में लगा। यही बात सही है? नहीं, जो पहला लड़का था वो सिपाही सीधा लग गया था, लेकिन उनने जिस वक्त SRO 43 के करने का दूसरे लड़के के लिए तो फॉलोअर लगना था, हमने कहा नहीं आया, तो फिर ऑटोमेटिकली SSB के तरफ से पोस्ट निकल गए, वो सिविल डिपार्टमेंट चले गए। लेकिन ये इसके वॉलंटरी अवार्ड जो मिली है, क्योंकि उसने उस वक्त एक मिलिट्री कैंप को बचाया था, उसने एक JCO को मारा था, उसने उसको अपने कंधे पर उठाया, उसने सही सलामत उसको पहुंचाया, लेकिन इसने शहादत दी। अब इसके वॉलंटरी अवार्ड जो थे वो 12 मिला था SSB के दफ्तर में, जहाँ ये जो अवार्ड जो दफ्तर थे अभी 6-7 साल हो गए, लेकिन वो अभी मिले नहीं है। वो भी कहते हैं आजकल हम इंक्वायरी करते हैं, लेकिन 6-7 हो गए, मैं भी उसी साल का हो गया। मैं कहता हूँ मेरा भी कभी किसी वक्त बुलावा होगा, वो फाइल ही रहेगी। संजय कौल का जो काम था वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेवरी का है। उसने अपने जान को जोखिम में डाल के एक आर्मी अफसर को बचाने की कोशिश की और बचाया। तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़े ऑनर के जो अवार्ड इनको मिलना चाहिए था, उसको डिजर्विंग है। वो क्यों SSP के दफ्तर में पड़ा है मुझे डिटेल मालूम नहीं है। अगर मुझे कोई उसकी डिटेल मेरे मोबाइल नंबर पे आपके पास मेरा मोबाइल नंबर है कि अगर आप इनसे शेयर कर दें, अगर जी हम जरूर प्रोवाइड करेंगे आपको सारी डिटेल। राजनाथ कौल जी से लेके आपको सारी डिटेल भेजेंगे SP साहब। मैं जो अभी इस वक्त SSP बारामूला है उनसे इसकी डिटेल लूंगा कि कहाँ पेंडिंग है। वो पता चले कहीं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में पेंडिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में पेंडिंग है, अगर स्टेट से गया, अगर स्टेट से नहीं गया है तो क्या वो पुलिस हेडक्वार्टर में पेंडिंग है, होम डिपार्टमेंट में, जहां भी उसको पैरवी करने की जरूरत होगी, मैं पुलिस हेडक्वार्टर में किसी अफसर की ड्यूटी लगाऊंगा, उसको फॉलो करेंगे। जी मनोज कौल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? वैद साहब जैसे आपने जिक्र किया कि जिस तरह से हाइब्रिड मिलिटेंट्स को इस्तेमाल किया जा रहा है पुलिस एहलकारों की हलाकत के लिए, आपको क्या लगता है क्या वे आउट है, क्या किया जाना चाहिए ताकि इस तरह की जो टारगेट किलिंग से पुलिस वालों की जब वो छुट्टी पे जाते हैं, आपने ये कहा कि प्रिकॉशंस पुलिस वालों को क्या लेनी चाहिए, एहलकारों को क्या लेनी चाहिए, वो तो जरूर उनको लेनी चाहिए उस तरह की प्रिकॉशंस, लेकिन साथ ही आपको क्या लगता है कि किस तरह की जरूरत है, किस तरह के स्टेप्स लिए जाने चाहिए ताकि जो पुलिस वालों की टारगेट किलिंग्स है, खासतौर पर जब वो निहत्ते होते हैं, जब उनके पास हथियार नहीं होता है, क्या किया जाना चाहिए ताकि इस तरह की हलाकतें जो हैं उन पर रोक लगाई जा सके? वैद साहब देखिए, जब इनके एनकाउंटर्स होने लगे तो ऑपरेशन ऑल आउट में इनके काफी टेररिस्ट मारे गए, उनके हथियार चले गए। तो एक इन्होंने स्ट्रेटेजी बदली, जो हैंडलर है पार, उन्होंने पिछले 7-8 महीने से एक नया ट्रेंड स्टार्ट किया टारगेट किलिंग का। उसमें ये क्वाइटली आते हैं, पिस्टल लेके 2 लड़के आते हैं और किसी को शूट किया जो छुट्टी पे आ रहा है या कोई स्कूटर पे जा रहा है, जब बच्ची को छोड़ने जा रहा है, और उसको हलाक किया और भाग गए। मतलब इनका अपना नुकसान नहीं होता, इनका हथियार नहीं जाता। ये एक हाइब्रिड वार जो इन्होंने स्टार्ट की है, उसमें एक ग्रुप को B का नहीं पता होता, B को C का नहीं पता होता, C को D का नहीं पता होता है। तो अब हमें जरूरी है कि इसके लिए एक नई स्ट्रेटेजी बनाई जाए और इसको फेस करना। उसके लिए जरूरी है कि लोगों के साथ एक राब्ता JNK पुलिस का बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी में ही ये लोग रहते हैं और ऐसा नहीं है कि लोगों को इसका पता ना हो, और खबर लोगों से ही आएगी कौन कहाँ इन्वॉल्व है, कौन किन क्या एक्टिविटीज कर रहा है, कि कौन खतरा पोज कर सकता है। तो
ह्यूमन इंटेलिजेंस के लिए लोगों के साथ राब्ता बहुत अच्छा होना चाहिए। टेक्निकल इंटेलिजेंस में ये ज्यादातर इंटरनेट यूज करते हैं और वो हमारी नजर से निकल जाता है, तो उसको इम्प्रूव करना चाहिए। तीसरा, इनका हल भी यही है कि इनको आइडेंटिफाई करके इनको न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी है, इससे पहले कि ये और नुकसान करें। और एक बहुत मुश्किल फेज चल रही है जिसके लिए हमें इसके मुकाबले के लिए उतरना पड़ेगा। देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस की कुर्बानी का पूरा देश उधार नहीं चुका सकता, इतना बड़ी कुर्बानी है। 1700 आदमी ने शहादत दी। 2003 में राष्ट्रपति उस वक्त के अब्दुल कलाम साहब आए थे और जेड के पुलिस को कलर्स प्रेजेंट किए हमारी पुलिस एकेडमी उधमपुर में 2003 में। वो बहुत बड़ा ऑनर था। मैं समझता हूँ उसके 2003 से आज 2022 हो गया, तो अब जरूरत है एक बार और राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर पुलिस को कलर्स दोबारा प्रेजेंट करें। और क्योंकि इतने गैलेंट्री मेडल और इतने हमारे शहादतें हैं, उसको भारत देश को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। वक्त की बहुत कमी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के जेके खास में यहीं तक, कल फिर आएंगे आपके पास लेके जेके खास, क्योंकि जम्मू कश्मीर है सबसे खास। दीजिए इजाजत, आदाब।